हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मधेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमको ये कल ही कर लेना चाहिए था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस, लेकिन बात ये पड़ गई कि जेमेंस का पेपर एनालिसिस करना था तो मैंने नहीं कर पाया। मैं मतलब शूट नहीं कर पाया था वीडियो, क्योंकि दो दो तीन तीन वीडियो शूट करना एक दिन में पॉसिबल नहीं होता, अकेले सब कुछ करना पड़ता है, दिक्कत हो जाती है। तो नीट अवतार सीरीज का 20/20 फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने कल मैपिंग करके दिखा भी दिया था कि जो भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आए थे सारे हमारे नीट अवतार सीरीज से आए थे। अभी जे मैंने तुम्हें क्या बोला था, शिफ्ट 2 के फिजिक्स का पेपर नहीं था ना मेरे पास। आज मैं तुमको उसका 5 मिनट का एनालिसिस दूंगा, उसमें भी देखना जो भी क्वेश्चन आए हैं सब हमने जो पढ़ाया उसी से आए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन उठ उठ के आए हैं। ठीक है, तो चलो पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पलर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो एग्जाम्पलर का, 20 सेल मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये बताओ, तुम्हें एक चीज मैंने बताई थी, तुम्हें 2-3 कंसेप्ट मैंने सिखाया था, बताता हूँ फिर से। जाओ देखो, मैंने क्या बोला था, जिसका मोटा हो गया, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, नीचे जाने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि एसआरपी ज़्यादा मतलब खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन। एसआरपी ज़्यादा मतलब खुद का रिडक्शन, जिसका एसआरपी ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, वो कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा हाइड्रोजन और कॉपर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कौन ऊपर रहता है कौन नीचे। लिख पास सरकाना मंगल मंजन फीकोनी, हाई कोरट है आपका। हाई कोरट मतलब यहाँ पे रख दो हाइड्रोजन, और कोरट मतलब कॉपर आएगा यहाँ पे। नीचे जाने पे एसआरपी बढ़ती है, नहीं एसआरपी ज़्यादा है तो कैथोड की तरह कौन काम करेगा, कॉपर। पहले का पहले का पहले का सी होगा, समझ गए ना। कैथोड करेगा कॉपर की तरह काम, तो कैथोड देख लो कॉपर की तरह कैसे काम करेगा। देखो Cu+2 से Cu चला गया, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है लेकिन एक चीज़ देखो, ये देखो Pt(H2) ग्राम 1 बार, H प्लस एक्वस 1 मोलार। और ये देखो कभी भी तुमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा, ये देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बारे में 2-3 बातें और तुम्हें बता देता हूँ, हमेशा काम आएंगी। ठीक है, देखो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कभी भी स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा 1 मोल के लिए होता है। किसके लिए होता है, हमेशा 1 मोलार के लिए होता है। अगर कहीं पे तुमको लिखा मान लो SEP दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लो दिया हुआ है 76 वोल्ट, ठीक है, तो तुमसे कहेगा कि 2 मोलर के लिए बताओ, ये तो हमेशा 1 मोलर के लिए होता है। तुमसे कहेगा 2 मोलर के लिए बताओ, तो 2 मोलर के लिए भी 76 वोल्ट ही होगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता स्टोइकोमेट्री पे या कंसंट्रेशन पे। ठीक है समझ गए ना। तो जहां जहां 2 मोलार है पहले उसको खत्म करो। तो 2 मोलार वाले को पहले खत्म करते हैं। देखो 2 मोलार खत्म हो जाएगा, ठीक है, और Pt(H2) 1 बार, Pt सॉलिड H2 गैस 0.1 बार। 0.1 बार से नहीं होता है, हमेशा 1 बार पे होता है। तो बच गया हमारा एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 0.1 मोलार दे दिया, खत्म हो गया ना। समझ गया ना कैसे किया हूँ। जैसे देखो 2-3 कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोड मतलब रिएक्शंस लिखने की, सिखाया तो था मैंने कैसे। मतलब एनोड लिखते हैं, फिर एनोड का कंसंट्रेशन लिखते हैं, फिर कैथोड का कंसंट्रेशन, फिर कैथोड का जो भी होता है। तो मैंने तुम्हें सिखाया, तो उसमें मतलब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी तुम लिखोगे, मतलब जब भी तुम्हें कभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी कभी पूछेगा, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब भी तुम्हें पूछेगा तो हमेशा रखना सबको 1 मोलार रखना, 1 मोलार ही कंसंट्रेशन होना चाहिए। और जो नीचे रहेगा उसका रिडक्शन होगा, तो देखो नीचे रहेगा तो उसका रिडक्शन हो रहा है, और कंसंट्रेशन 1 मोलार के ही रिस्पेक्ट में रहना चाहिए। प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार जो भी दिया हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलार ही होना चाहिए। तो देखो सब में 1 मोलार ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहा है कि ई Mg+2 से Mg इक्वल टू E0 Mg+2 Mg माइनस 0.059। देखो ये तो हो जाएगा आसान क्वेश्चन। देखो
log 1/mg+2। हमसे कह रहा है कि एक E mg+2 mg वर्सेस log mg+2 बना दो। तो तुम देखो log mg+2 पूछ रहा है ना, हमारे पास क्या है log mg+2 है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना पूरा टर्म। जैसे log mg+2 है तो mg+2 अगर है यहाँ पे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास log mg+2 हो जाएगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो निगेटिव निगेटिव यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा E0 mg+2 m प्लस 0.059/2 log mg+2। बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई ऊपर से नीचे जाता है तो नीचे से ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो log mg+2 होगा, निगेटिव में होगा तो निगेटिव निगेटिव हो गया प्लस, तो ये क्या होगा देखो c प्लस एम एक्स का ग्राफ बन गया, यानी कि एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बन गया। कैसे बनता बताओ, तो कई बार बता चुका, ये ग्राफ बनती है सी प्लस एम एक्स की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। समझ गया ना, नीचे से ऊपर गया ना, नीचे पहले मान लो पहले निगेटिव टर्म था, जब ऊपर गया बेचारा तो निगेटिव खुद हो गया, तो निगेटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया प्लस हो गया। तो दूसरे का सी, दूसरे का बी, दूसरे का बी, सही है। तीसरे का देखो कह रहा बताओ बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ये बताओ मैंने क्या बोला था, ई जो होता है, ई सेल जो होता है वो इंटेंसिव होता है, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो डेल्टा जी होता है क्या होता है एक्सटेंसिव होता है। चेक कर लो, ई सेल इंटेंसिव, डेल्टा जी एक्सटेंसिव। तीसरे का 3, तीसरे का 3, तीसरे का सी। चौथा देखो द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू। देखो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस पोटेंशियल तो क्या बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस, गलत हो जाएगा तुम, पोटेंशियल डिफरेंस उसको नहीं बोल सकते हो तुम। तीसरे का सी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसको बोलोगे सेल ईएमएफ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस और सेल ईएमएफ कब बोलते हैं, मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट देता हूँ। देखो अगर इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ भी हो रहा है उसको बोलेंगे क्या, सेल ईएमएफ, उसके बीच के पोटेंशियल को, ठीक है। बाहर का जो सर्किट लगा है, मान लो बाहर सर्किट लगा हुआ प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। बाहर का जो एक्सटर्नल सर्किट है, मैंने बोला था ना एक्सटर्नल सर्किट का करंट और इंटरनल सर्किट करंट अलग होता है, लिखवाया भी था। तो जो सेल का ईएमएफ होता है, बाहर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जो अंदर सर्किट करता है वो ईएमएफ होता है, ठीक है। ये तुम्हें कैपेसिटर वगैरह चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में। चौथे का बी, पांचवें देखो कह रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है इनर्ट इलेक्ट्रोड के संबंध में। तो देख लेते हैं। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, गलत बात है, करता है ना ये, नहीं इनर्ट इलेक्ट्रोड का पूछ रहा है ना, तो नहीं करता, सही है। सरफेस इधर फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनर्ट है, सही बात है। सरफेस फॉर कंडक्शन, सही बात है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, नहीं छोटे का सी होगा, तो पांचवे का डी, रेडॉक्स रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड रेडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं करता है, इसका होगा डी, ठीक है। नॉट लिखा है ना इसलिए डी होगा। इनर्ट वाले जो होते हैं वो तो रिएक्शन ही नहीं करने देते हैं, इनर्ट वाले रिएक्शन नहीं करने देते हैं ना, ताकि किसी से रिएक्ट ना करे, इसीलिए तो हमने इनर्ट वाले को रखा है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह को यूज किया हमने, इनर्ट इलेक्ट्रोड को। इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज करने का एक ही मतलब होता है कि क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ना करे, इसीलिए हमने उसको रखा है। रिएक्ट करेंगे तो फिर पूरी रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो बस वही यहाँ पे पूछा था कौन सा नॉट करेक्ट है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए थोड़ी ना काम करते हैं वो। तो पांचवें का डी सही है। छठवां देखो कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी। देखो मैंने बोला था तुम्हें कि जो डेनियल सेल हमारा होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक वोल्टेज जो भी डेनियल सेल का कितना होता है 1.1 वोल्ट होता है। अगर तुम ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट लगा दोगे तो नो करंट, ठीक है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। लेकिन तुमने अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगा दिया तो ये हमारा पूरा रिवर्स कर देगी, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, जब ई सेल जो होगा, ई सेल जो ई एक्सटर्नल होगा वो ई सेल से बड़ा होगा। छठेगा सी सही है। देखो ना ई एक्सटर्नल क्या हो गया, बड़ा हो गया ना ई सेल से 1.1 से, तभी तो रिवर्स होता है। कल ही समझा दिया था मैं, ऐसा नहीं समझाया हूँ, हर एक चीज़ में बताया हूँ, तुम्हें बस देखना है। चलो तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, फिर से दिखाना जरूरी है। देखो कैथोड एनोड इतना यहाँ पे हो गया। देखो जब एक्सटर्नल 1.1 से ज़्यादा करोगे
तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फोर्स कॉपर से जिंक में हो जाएगा और सब रिवर्स हो जाएगा, जिंक का डिपोजिशन जिंक पे होने लगेगा, कॉपर डिजॉल्व होने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है बीच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द साइज, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टिविटी विस्कोसिटी, बिल्कुल सही बात है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन, गलत बात हो गया ना। सातवें का सी, सातवें का सी सही है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें कल 4-5 चीज़ें बताई थी किस पे डिपेंड करता है। हाइड्रेशन पे, सॉल्वेशन पे, डाइल्यूशन पे, टेम्परेचर पे, सारी चीज़ें मैं तुम्हें कल ही बताया हूँ। तो क्यों नहीं करेगा भैया, क्यों नहीं लिखा है डज नॉट, मतलब गलत हो गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि डाटा दिया हुआ है, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या कौन होगा। तो तुम्हें कंसेप्ट मालूम है, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका एसआरपी सबसे कम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो चेक कर लो एसआरपी सबसे कम किसका है। पहले देखो एसआरपी में है कि नहीं है, रिडक्शन फॉर्म में लिखा हुआ कि नहीं। देखो +6 से +3 एसआरपी है, 0 से माइनस एसआरपी है, ये भी एसआरपी है, ये भी एसआरपी है। तो चेक कर लो सबसे कम एसआरपी किसका है। 1.33, 1.55, ये देखो सबसे कम एसआरपी किसका है मुन्ना, -0.74, -0.74। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। समझ गया ना, सबसे कम एसआरपी जिसका होगा, जिसका सबसे कम एसआरपी होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो सबसे कम एसआरपी इसका है। अब कहोगे भैया CR+3 हो सकता है ना, CR+3 से CR में जा रहा है, तो क्यों नहीं CR+3 हो रहा है। हमसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हमसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो बताओ दोनों में से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, CR है ना, CR+3। CR+3 से CR में जा रहा है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, CR है। तो CR वाला किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इसलिए हमने CR टिक किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने CR टिक किया, CR+3 नहीं टिक किया। समझ गया ना। यूजिंग द डाटा इन द क्वेश्चन नंबर, फाइंड आउट द विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बताओ जिसका एसआरपी सबसे ज्यादा, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है बताओ तो, MnO4- और Mn+2। देखो तो यहाँ पे फिर देख लो, MnO4- और Mn+2, यहाँ पे देखो क्या है बाबू, +7 में ना। तो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है, सबसे पहले तो इसी में देख लिया ना कि 1.5 होना, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, MnO4- का ज्यादा होगा, 9 का सी। क्यों ज्यादा होगा समझ गए ना, +7 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और मिनिमम वाला हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वही उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का सी। 10वां देखो, कह रहा बताओ एसआरपी का पावर क्या होगा। अभी मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर पूछ रहा ना, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा उसका एसआरपी इसका ज़्यादा, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उसके पास, जिसका एसआरपी कम उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो रिड्यूसिंग पावर उसका होगा जिसका सबसे एसआरपी कम है। सबसे एसआरपी कम किसका अभी बताया हूँ, CR का है, और सबसे ज़्यादा किसका है, MnO4- का। तो तो CR का सबसे ज़्यादा होगा, तो MnO, ये तो कट गया ना, ये खत्म हो गया। CR का सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे कम है ना, CR सबसे कम है एसआरपी में, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। CR के बाद सबसे कम कौन है, CR के बाद नहीं, यहाँ CR+3 से CR, यहाँ पे है CR+3, ये 1.3, CR+3 वाला सही होगा। 10 का बी, 10 का बी सही है, 10 का बी सही है। समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूँ भैया, जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जिसका एसआरपी ज़्यादा वो उसका रिडक्शन होगा, जब उसका खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो जो दूसरे का काम करता है वही एजेंट होता है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग द डाटा फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन द रिड्यूस फॉर्म। कह रहा है मोस्ट स्टेबल आयन इन द रिड्यूस फॉर्म में कौन होगा। तो देखो मोस्ट स्टेबल आयन Mn+2, Mn4- से आ रहा है ना +2 में, एन फैक्टर 5 का है, 5 का चेंज हो रहा है ना इसमें। CR+3 में कितने का चेंज हो रहा है, इसमें हो रहा है 3 का चेंज, इसमें हो रहा है 1 का चेंज, इसमें हो रहा है 5 का चेंज, इसमें हो रहा है 3 का। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 11 का डी,
11 का डी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। एन फैक्टर से मैंने निकाल लिया, मतलब एक बेसिक हम लोग जनरल कंसेप्ट मान के चलते हैं कि अगर देखा जाए कि रिड्यूस मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ है अपने रिड्यूस फॉर्म में, तो जब तुम MnO4 माइनस Mn+2 में जाओगे तो 5 का चेंज हो रहा है। और ऐसे भी देख सकते हो कि जब तुम MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैंगनीज है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज में जब +2 पे जाओगे तो 3d5 होता है यहाँ पे, 3d5। और मैंने तुम्हें बोला था एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है D5 की, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा। समझ गए ना, 5 बार एक्सचेंज करेगा ना, ऐसे 5 बार नहीं कई बार एक्सचेंज करेगा। जैसे मान लो ये 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ किया, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी के कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना एन फैक्टर जितना ज़्यादा है हमने वहीं से सॉल्व कर लिया अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी, क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का डी। 12 का देखो, कह रहा क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेबल ऑक्सीडाइज, सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडाइज स्पीसीज कौन है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम करना, छोड़ना मत बेटा, छोड़ना मत, छोड़ना मत। क्वेश्चन नहीं आएगा टेलीग्राम पे डाल देना, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना मत। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम्पलरी क्वेश्चन है, तो लेवल अच्छा है। उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं फिर। ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 3 बता दियो, एक तुम करना। ठीक है, कह रहा क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू मोल ऑफ, देखो कह रहा है 1 मोल एल्यूमिनियम Al2O3 से कितना चार्ज हमको मिलेगा। तो मैंने बोला था 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 फराडे चार्ज होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 2 फराडे चार्ज होता है। ये बोला था ना, n मोल होगा तो n फराडे। तुम कहोगे 1 मोल है तो 1 फराडे, तो गलत हो जाएगा ना। Al2O3 में चार्ज भी तो देखो कितना है, Al2O3 है ना, क्या लिखोगे 2Al + 3 + 3, ये O2 की हमको ज़रूरत ही नहीं है, हमको दिख गया एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, मतलब Al + 3 है ना, इसमें देखो Al + 3 है, हमको चाहिए एल्युमिनियम, हमको चाहिए एल्युमिनियम। इसका मतलब क्या हुआ, Al + 3 में हमको 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा तब जाके एल्युमिनियम मिलेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 3 फराडे, 3 फराडे। तो 13 का 3, 13 का 3। ठीक है, जितना जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उतना फराडे चार्ज हमारा लिबरेट होता है। ये तुम्हें मैं कल सुबह ही बताया था मैंने। तो देखो हमसे कह रहा है कि एल्युमिनियम चाहिए ना, Al2O3 से हमको चाहिए एल्युमिनियम। पहले Al2O3 में देखो चार्ज कितना, Al + 3 में है, वहाँ से जाना एल्युमिनियम में, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल, सेल कांस्टेंट का मतलब ये कांस्टेंट है तो सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। तो 14 का डी, 14 का डी सही है। कह रहा है चार्जिंग, देखो आ गया ना क्वेश्चन, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, देखो सब तुम्हें सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन तुमको बाहर से नहीं मिलेगा, हाईलाइट करके थ्योरी भी दे दूंगा। देखो डिस्चार्जिंग के समय मैंने क्या बोला था तुम्हें, डिस्चार्जिंग के समय एनोड पे पीबी जो है PbSO4 में जाता है, लेकिन जब चार्जिंग होता है तो उल्टा हो जाता है, PbSO4 पीबी में जाने लगता है, PbSO4 पीबी में, PbSO4 पीबी में। तो हमसे क्या पूछा है कि चार्जिंग के समय क्या होगा। चार्जिंग के समय देखो, चार्जिंग के समय PbSO4 चला जाता है पीबी में, ये होता है एनोड पे, और PbSO4 चला जाता है PbO2 में, ये होता है कैथोड पे। तो चेक कर लो, वाइल चार्जिंग एनोड पे 15 का, यही दे दिया, पहला ऑप्शन हमको मिल गया ना। देखो PbSO4 एनोड पे रिड्यूस हो रहा है पीबी में, पहला ऑप्शन ही सही मिल गया हमको, 15 का। ये कह रहा है ये बताओ, ये देखो कोलास लगा दोनों, क्या पूछा है बताओ। तो हमसे पूछा क्या, देखो हमसे पूछा है NH4OH का। ठीक है, मैंने एक चीज़ बोला था, अगर लेमडा EQ पूछे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेमडा M पूछेगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे उसके स्टोइकियोमेट्री वाले से। ठीक है, तो देखो अभी हमको बस निकालना है, सिखा देता हूँ कैसे निकालना। देखो NH4OH है ना, ये किस में टूटेगा, NH4+ में, OH- में। हमको क्या क्या दिया हुआ है, NH4OH, तो ये फिर टूट जाएगा NH4+, OH- में, NH4Cl टूट जाएगा NH4+ Cl- में, और HCl दिया हुआ है किसमें, H+ और Cl में। हमको क्या चाहिए, NH4OH से NH4+ चाहिए और OH- चाहिए, हमको यही चाहिए ना। तो ऐसा जोड़ो कि NH4+ और OH- आ जाए और HCl अपने आप कट जाए। देखो तो NH4+ और OH- हमको यही दिख रहा है, तो ऐसे तो तुम डायरेक्ट कर नहीं सकते हो, तो
तुम क्या कर सकते हो, देखो इसको इसको जोड़ दोगे, अगर पहले को दूसरे को जोड़ दोगे और तीसरे को घटा दोगे, यानी 1+2 - 3 करोगे, तो देखो ये हमारा आ जाएगा, नहीं बिल्कुल आ जाएगा। देखो NH4OH में जब ये जोड़ोगे, देखो यहाँ पे NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, प्लस NH4 प्लस प्लस Cl माइनस इधर होगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो Cl माइनस से Cl माइनस अपने आप कट जाएगा, यही हमारा बचेगा OH और OH H वाला। यानी कि इसको पहले दूसरे को जोड़ो तीसरे को घटा दो, पहले दूसरे को जोड़ो तीसरे को घटा दो। नहीं कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग? चारों ऑप्शन हमको अलग दिया है, सॉरी। ये हमारा अभी तो पहला हुआ, ये पहला हुआ, पहले से गलत हो जाएगा ना, पहले से नहीं हो पाएगा क्योंकि H प्लस आ गया ना यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन चेक करो, दूसरे से हो जाएगा। देखो समझा देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ करना नहीं होता यार। अभी यहाँ पे ऐसे दे दिया ना, जब पेपर में करोगे PYQ वाले में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो दूसरा चेक कर लेते, देखो NH4 प्लस और Cl माइनस में जाएगा NH4Cl, Na प्लस OH माइनस में जाएगा और Na प्लस और Cl माइनस में जाएगा। हमको चाहिए NH4OH, हमको चाहिए NH4 और OH, हमको चाहिए NH4 और OH, यानी कि इसको इसको जोड़ दो और इसको घटा दो, बस बात ही खत्म। पहले वाले में क्या था, HCl था, अगर ये NaCl होता तो ये सही हो जाता, और वही दिया है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे तो NH4 प्लस, और हमको चाहिए क्या, NH4 प्लस और OH, तो NH4 प्लस और OH यहाँ से मिल जाएगा हमको। और देखो हमको इधर क्या चाहिए, हमको मिल गया, और Cl Na कट जाएगा अपने आप में, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। समझ रहे ना, बस जोड़ना घटाना, जोड़ घटा के बस इतना देख लेना कि वो वैल्यू हमारी आ रही कि नहीं, बस इतना सिंपल सा कंसेप्ट होता है कोलरॉस लॉ का। अगर लेमडा इक्यू पूछेगा इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी, तो सिंपल जोड़ देंगे जितना भी डाटा दिया रहेगा, और लेमडा एम वाला पूछेगा तो जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो चार्ज रहेगा उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही हमारा कंसेप्ट होता है। तो इसमें जो पूछा था हमने बस जोड़ के निकाल दिया इसको, वही होगा, तो 16 का 2 होगा, 16 का 2 होगा, ठीक है। 17 का देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बीच ऑफ द हाफ सॉल्यूशन। देखो एनोड पे कौन होगा, तो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो -1 से ये देखो Na प्लस से Na में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये तो होगा नहीं। H प्लस से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन हो रहा है, ये तो होगा नहीं। Cl माइनस से Cl2 में जा रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और 2S2SO2 में जा रहा है, ये भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कह रहा है कौन सा एनोड पे होगा, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जिसकी SRP ज़्यादा होती है, देखो जितना तुम SRP जिसकी ज़्यादा होगी वो कैथोड होगा, और जिसकी SRP कम होगी वो एनोड होगा। तो बताओ SRP की हम किसकी है, तो तुम कहोगे भैया H2O वाली की है, तो भैया H2O वाली की मार देते, गलत हो जाएगा तुरंत। H2O वाली तुम्हें दिखने से लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें दिखने से लगेगा कि हाँ H2O वाली होगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट चिल्ला चिल्ला कर रहेगा था कि H2O वाली ही होगी। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यह आ जाता है कि ये जो होता है बहुत ज़्यादा इसके लिए चार्ज, मतलब हाई वोल्टेज चाहिए होता है। जैसे तुमको जब पानी में कन्वर्ट करोगे H2O को O2 में कन्वर्ट कर रहे हो ना, पानी से ऑक्सीजन बनाना इतनी आसानी से बन जाएगा क्या? पानी से अगर ऑक्सीजन बन जाता है इतनी आसानी से तो हर कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा होता। इसके लिए क्या होता है, हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए रिएक्शन उतना फिजिबल नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, डी वाला। तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 70। अब देखो अगर किसी ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं किया है तो फंस जाएगा ना, वहाँ पेपर में क्या करके आएगा, वो तो तुरंत कहेगा ऑप्शन नंबर 2 मारो, ऑप्शन नंबर 2 मारो। इसीलिए मतलब क्वेश्चन करना जरूरी है, और क्वेश्चन तुम्हें करना चाहिए एग्जाम्पलर के, और मैं खुद करा रहा हूँ तो क्या तुम्हें जरूरत है कुछ करने की। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, क्वेश्चन नंबर 17 का डी। 18 का देखो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP। देखो SRP Cu+2 से Cu में जा रहा है, SRP पॉजिटिव है, यानी कि तुम नीचे जा रहे हो, यानी कि तुम नीचे जाने पर SRP क्या आती है, पॉजिटिव आती है। SRP जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग देन H+ और H2 कपल। देखो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, कॉपर होता है यहाँ पे, ठीक है, नीचे जाने पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, यानी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी पहला गलत होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कह रहा है ना, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रेडॉक्स कपल स्ट्रॉन्गर, ये बिल्कुल सही बात है, नीचे जाने पे SRP बढ़ेगा, SRP ज़्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। कॉपर कैन डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड, बिल्कुल गलत बात है। एक ही कंसेप्ट मैंने बताया था कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा।
तो ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर नहीं कर पाएगा, तो कॉपर नहीं कर पाएगा। तो बी और डी, बी और डी, मल्टीपल चॉइस है, बी और डी, बी और डी। 19 का देख लो, ई नॉट शेल दिया इतना इतना, कह रहा है किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये सब पूछा है। तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ाया था तो देखो क्या लिखा है, पहला ऑप्शन देखो डाइल्यूट H2SO4, क्वेश्चन पढ़ो ही मत। मैंने तुम्हें क्या बोला था, कैथोड में मिलेगा हाइड्रोजन और सल्फेट वाला आ गया, सल्फेट पे एनोड होता है तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, नहीं बोला था ना। तो हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड एट कैथोड, बिल्कुल सही बात है, पहला देखो। दूसरा चेक करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने तुम्हें क्या बोला था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में कि यहाँ पे मिल जाता है H2H2O6 करके, और यहाँ पे मिल जाता है हमारे पास हाइड्रोजन करके, तो एनोड पे दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर विल बी ऑक्सीडाइज एट एनोड, बिल्कुल सही बात है। 19 का ए और 19 का ए और सी, ए और सी, ठीक है। बी गलत हो गया तो चौथा गलत हो जाएगा अपने आप। देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें मैं तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस में बताया हूँ, पहले तो मैंने 3-4 तुमको डाइल्यूट NaCl, फ्यूज NaCl, मोल्टेन NaCl, इसका मैंने बता दिया, तुम्हें क्योंकि कन्फ्यूजन होती है। फिर मैंने बता दिया किस में पीएच बढ़ती है, 3 ही होता है जिसमें पीएच बढ़ती है, एक में पीएच घटती है, वो भी बता दिया था। और मैंने तुम्हें ये बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट हो, एल्कली एल्कलाइन हो, उसके साथ एल्युमिनियम हो, तो उनके केस में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है कैथोड पे। लेकिन डी ब्लॉक के मेटल हो तो मतलब हमारे पास उनका मेटल बनता है। सारी चीज़ें तो मैं बता चुका पहले, बस उसको अप्लाई करना है। देखो ई नॉट सेल 1.1 दिया है डैनियल सेल के लिए, कौन सा डिस्क्रिप्शन, इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, देखो पहली चीज़ इक्विलिब्रियम कहीं भी नाम सुनो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम सुनो, कुछ भी सुनो, ई सेल को कर दो 0। तो ई सेल हमारा क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग KC होता है। तो ये तो हो गया 0, तो ई सेल हमारा इधर को पॉजिटिव हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इसका तो क्या हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 0.059 अपॉन एन, एन 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 एन, कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया हो तो देखो यहाँ पे हमने पूरा टोटल कर दिया ना, वहाँ पे देखो क्या 2.303 के टर्म में लिखा है ना, तो हमको अपने इक्वेशन को भी 2.303 के टर्म में लिख लेते हैं। क्या करना है, इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस में 2.303 RT अपॉन NF, ठीक है, लॉग KC। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, कुछ है नहीं, बस फॉर्मूले पुट करके अपना आंसर लाना है, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। तो 20 का हो जाएगा, पहले तो B होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो B दिख रहा है हमको, ठीक है। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हमारे पास, B और C भी होगा। देखो कैसे होगा, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया, 1.1 इंटू एन का वैल्यू 2 होता है। देखो यहाँ पे एन का वैल्यू 2 रखे हो, एन का वैल्यू 2, और फराडे का वैल्यू रखो ही मत ना, सीधे अपना डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा लो। ई नॉट सेल इसका क्या होता है हमारे पास, 0.0591 अपॉन 2 लॉग KC। 1.1 था, इंटू 2 करोगे तो 2.2 अपॉन 0.059 इसकल टू लॉग KC। वही तो पूछा है, तो B और C हो जाएगा। बस फॉर्मूले को इधर उधर करना था, कुछ नहीं। हो सकता है टाइम लग रहा है तुमको, तो परेशान मत होना, 2 पार्ट में वीडियो बना देंगे इसका, लेकिन यार अच्छे से करो, क्योंकि लोग इसमें परेशान होते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो। टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का कितना हुआ, B और C ना, B और C, ठीक है। 21 का देखो, कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बताओ तो, नेचर पे बिल्कुल डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, पावर ऑफ पेसिस और डिस्टेंस पे कहाँ डिपेंड करती है, मैंने 5 ही 6 चीज़ बताई थी, उन्हीं पे डिपेंड करती है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा, इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। 21 का ए बी 22 देखो क्या कह रहा है, 22 देखो कह रहा है कि H2O बराबर है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। क्या देखो, HCl है तो H प्लस और Cl माइनस टूटेगा, NaOH है Na प्लस OH माइनस टूटेगा, NaCl है Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा। अगर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था H2O से हमको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए और OH माइनस चाहिए। तो ये बताओ H प्लस और OH माइनस अगर हमको चाहिए तो क्या हम लोग पहले दूसरे को जोड़ दें, 1 2 को और 3 को घटा दें, तो देखो सेम चीज़ आ जाएगा। पहले दूसरे जोड़ो तो क्या आएगा, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na OH माइनस, घटाओगे Na प्लस
माइनस Cl से Cl खत्म हो जाएगा, Na से Na खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा H प्लस और OH, यानी पहला हमारा सही है। ठीक है, दूसरा देखो HNO3, देखो HNO3 है तो क्या टूटेगा H प्लस में, NO3 माइनस में, NaNO3 Na प्लस में, NO3 माइनस में, और NaOH Na प्लस में और OH में। हमको चाहिए क्या H प्लस और OH, यानी कि हम लोग HNO3 और NaOH को जोड़ दें और घटा दें किसको, NaNO3 को। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, HNO3 NaOH को जोड़ दें NaNO3। तीसरा देखो, समझ गया ना, बस जोड़ना है, जोड़ के अपना वैल्यू लाना है, तो वही पुट कट पिट करके अपना आंसर ला दो, कुछ है ही नहीं। 22 का ए और सी, 22 का ए और सी। 23 देखो, देखो कह रहा है कि अगर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, अगर हमने क्या लिया CuSO4 है, और हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है, तो बताओ कौन सा किस पे डिपोजिशन होगा। तो ये बताओ कॉपर क्या है, मेटल ही होता है ना लगभग, और इसका क्या होता है रिडक्शन होता है, नीचे जाने पे SRP क्या होती है, बढ़ती है। जितना ज़्यादा SRP बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या होगा उसका रिडक्शन, उतना ज़्यादा कैथोड की तरह काम करेगा। तो कॉपर बिल भी डिपोजिट एज कैथोड, कॉपर बिल भी डिपोजिट कैथोड, और ऑक्सीजन बिल भी। देखो यार अभी तुम्हें पता ही तो होगा क्यों। देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या तुम्हें सिखाया था। देखो डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट हो, मेटल है तो कैथोड पे बनेगा, और सल्फेट है नाइट्रेट है तो एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड पे हाइड्रोजन बनेगा। तो एनोड पे हमारा ऑक्सीजन और इस पे हमारे पास मेटल कैथोड पे। कोई ऐसा चीज़ है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया हो, बताओ कोई ऐसा चीज़ है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया हो। तो 23 का ए और सी, 24 का देखो, वाट विल हैपन एक्वस CuSO4। देखो ये देखो CuSO4 है और कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है, तो मतलब कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा। तो कॉपर बिल डिपोजिट एट कैथोड और कॉपर बिल डिजॉल्व एट एनोड। 24 का ए और बी सही है। अगर दोनों का कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है देख लेना, दोनों अगर एक ही उसी का मेटल है उसी का इलेक्ट्रोड है तो उसी का तो डिजॉल्वेशन होगा, उसी का तो लिबरेशन होगा, मतलब वही गलेगा भी वही इकट्ठा भी होगा, सेम चीज़ है। ठीक है, 24 हो गया। कंडक्टिविटी किसके किसके बराबर है, तो कंडक्टिविटी कप्पा इजकल टू होता है 1/, रेजिस्टिविटी बराबर, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस होता है रो L/A, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा R इंटू A/L। कोई दिक्कत, तो R इंटू A/L। तो क्वेश्चन नंबर 25 का कंडक्टिविटी चाहिए ना हमको, तो 1/, रेजिस्टिविटी चाहिए ना, तो हो तो गया सही है। 1/, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी 1/R इंटू L/A, पहला सही है। ठीक है, और जी को क्या बोलते, जी स्टार को क्या बोलते, L/A इंटू 1/A, दूसरा भी सही है। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट ही तो है, L/A ही तो बोलते हैं। तो 25 का पहला और दूसरा। 26 का देखो, मोलार कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मोलार कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ टेम्परेचर पे बिल्कुल करती है, मैंने कल ही समझाया था तुम्हें, टेम्परेचर डिपेंड करेगी, और डिस्टेंस पे नहीं करती है, कंसंट्रेशन पे करती है, कल ही समझाया था ना मैंने। तो ए और सी। 27 देखो, कह रहा है कि Mg से Mg+2 बन रहा है और Cu+2 से Cu, यानी Mg का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है देख लो यहाँ पे, चेक करो, Mg जा रहा है Mg+2 में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, यानी ये कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा, कोई दिक्कत। और Cu+2 से जा रहा है Cu में, ये कहाँ होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन कहाँ होगा, कैथोड पे। तो कॉपर होगा कैथोड पे, बी और सी, कॉपर कैथोड पे रिएक्शन ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम वो कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन, आंसर यार लिख के रखना बहुत जरूरी है, तो फंस जाऊंगा मैं भी, तुमको भी फंसा दूंगा फिर। चलो हम लोग देख लेते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक पॉट। देखो कह रहा है कॉपर को क्या तुम जिंक में रख सकते हो, तो ये बताओ, जिंक होता है ऊपर, कॉपर होता है नीचे, ठीक है। लिख बा सरकाना मग अलमंजन फी कोनी हाई कोरट है आपका, लिख बा सरकाना मग अलमंजन, जिंक यहाँ पे होगा और कॉपर होगा हाइड्रोजन नीचे। मैंने बोला था ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा,
तो क्या तुम जिंक को कॉपर में रख पाओगे? नहीं रख पाओगे, ख़त्म कर देगा। ठीक है। कह रहा कि आयरन फेरस आयन है, उसको कौन कौन ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा उसका ज़्यादा होगा, वो ऑक्सीडाइज कर सकता होगा। तो एफ के नीचे जितने होंगे वो सारे कर देंगे। एफ के नीचे कौन कौन होते हैं एक बार देख लेते हैं। बता भी दिया था, ये हमारा एफ एच जी, ए जी, एच जी, बी आर टू, पी टी, ओ टू, सी एल टू, ए यू, एफ टू, इतने सारे होते हैं, ये सारे कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल वाला भी करेंगे, पहले इंटेक्स्ट वाला निपटा देते हैं ना। इंटेक्स्ट का आंसर मैंने एग्जाम्पल रखा है 3.4। देखो कह रहा है कि ई नॉट सेल बता दो पोटेंशियल का, हाइड्रोजन का। तो अभी तुम्हें एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ई नॉट सेल क्या होता है, माइनस में 0.059 इंटू पी एच इजकल टू हो जाता है 0.059 लॉग एच प्लस, यही होता है ना। देख लो सारी चीज़ें ऑलरेडी तुम्हें बताई जा चुकी हैं। क्या होता है बताओ, बताओ तो। यहाँ देखो माइनस में 0.059 पी एच इसका टू 0.059 लॉग एच प्लस, बस अपना वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। तो क्या हो जाएगा, पी एच हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, तो माइनस में 0.059 इंटू 10 माइनस में 0.59 हो जाएगा, इतना बोल्ट हो जाएगा। 3.4 का इतना बोल्ट। ठीक है। 3.5 पूछा है, कह रहा है कि ई एम एफ ऑफ द सेल बता दो। अगर ई नॉट, देखो ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यही होता है ना, या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बस सॉल्व कर लो ना, अपना आंसर आ गया। ई नॉट बताओ कितना दिया है, 1.05 माइनस 0.059 अपन एन का वैल्यू बताओ कितना होगा, एन आई से किस में जा रहा है, नाई प्लस 2 में जा रहा है ना, 2 होगा। लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, देखो निकिल एन आई से एन आई प्लस 2 में जा रहा है, तो कितना कंसंट्रेशन है 0.16, और रिडक्शन दूसरे वाले का होगा तो 0.002। बस सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है, 1.05 माइनस 0.059/2 लॉग 0.16 0.002, यानी कि 16 गुणे 10⁻², और 2 गुणे 10⁻3, 2 से कटेगा 8 बार में, 8 गुणे 10⁻1 यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। लॉग 80, लॉग 80 क्या लिख सकते हो तुम, लॉग 80 क्या लिख सकते हो, लॉग 8 इंटू 10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लॉग 8 प्लस लॉग 10, यहाँ से लॉग 8 का वैल्यू लगभग 0.99 हो जाएगा, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सीखो। ऐसा नहीं है कि तुमको जो क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, जो नीट में तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे दी होंगे वैल्यू, वहाँ पे लॉग वगैरह के वैल्यू तुम्हें दी होंगी, तो परेशान मत होना। ठीक है। लॉग वगैरह वैल्यू सारी दी होती है। एंटी लॉग वगैरह अभी मैं सिखा दूंगा, जहाँ पे एंटी लॉग निकालना होगा मैं सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है। तो 3.5 का आंसर मैं बताता हूँ कितना था, 0.91 वोल्ट इसका आंसर था 3.5 का। बस सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दिया, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंसेप्ट कौन सा लगेगा, लॉग कैसे सॉल्व करना। लॉग 80 को लॉग 8 इंटू 10 लिख सकते हो, लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एम होता है, तो जोड़ दो उसको, लॉग 8 प्लस लॉग 10 को, लॉग 8 का वैल्यू लगभग 0.9 वगैरह करीब में आता है, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, बस जोड़ दो। 3.6 देखो कह रहा है कि सेल कांस्टेंट दे दिया, इतना ई नॉट दे दिया हमसे, पूरा जी नॉट, जी का वैल्यू बताओ, जी इक्वल टू क्या होता है बाबू, माइनस एन एफ नॉट सेल होता है ना, तो रखो ना, बताओ एन का वैल्यू कितना है, 2 है ना। देखो एफ पी प्लस 3 से एफ पी प्लस 2 में चला गया, देखो यहाँ पे एफ पी प्लस 3 से एफ पी प्लस 2 में चला गया, तो एक का चेंज हुआ, 2 एफ पी प्लस 3 तो 2 का चेंज होगा। इससे तुमको दिक्कत होती है देखने में, तो दूसरे वाले को चेक कर लो, आई माइनस से आई 2 में चला गया, यानी -1 से 0 में चला गया, तो एक का चेंज हुआ, लेकिन 2 आई माइनस तो 2 का चेंज होगा, तो कितना होगा, माइनस में 2 इंटू फराडे का वैल्यू रखो एफ, और इनर्शियल का वैल्यू कितना दिया है, इनर्शियल का वैल्यू 0.236। सॉल्व कर लेना इसको, -2 इंटू 96,500 होता है ना एक फराडे में, तो 0.236, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा इसका माइनस में 45.55 किलो जूल पर मोल। आ गया ना यहाँ पे। अब पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो डेल्टा जी का वैल्यू भी देखो, जेमिन्स में यही क्वेश्चन आया था ना, -2.303 RT लॉग के सी। बस सॉल्व कर लो, लॉग के सी कर लो, क्या होगा, डेल्टा जी -45.5 इंटू 10⁻³ अपॉन माइनस में 2.303, आर का वैल्यू दो 8.314 RT 8.314 और 8.314 रख दोगे, और टी टेम्परेचर कितना है 298। इसको सॉल्व करोगे, देखो अब इसको तो मैं सॉल्व करने वाला नहीं, तो सॉल्व करूँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो तुम इसको पॉज करके सॉल्व करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा। लॉग के सी का फिर एंटी लॉग सिखाना बता दे रहा हूँ। देखो एंटी लॉग कंसेप्ट सीखना, यहाँ पे आ जाएगा लॉग
के सी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7.983। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। देखो 7.983 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 + 0.983, ठीक है, लॉग के सी। तो जब इसका एंटी लॉग हम लोग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं तो जो बड़ा वाला होता है वो 10 पे पावर चला जाएगा, ठीक है। इंटू 0.983 बताओ किसका होता है, 0.983 किसका होता है, ये log 10 का कितना होता है 1 होगा, log 9 का कितना होता है लगभग 9.5 होता है, 9.8 है, यानी कि 9 पॉइंट कुछ होगा, 9.6 9.6, यानी कि 9.6 इंटू 10⁻7 इसका आंसर होगा। उसको तोड़ दो पहले, सिंपल खंड खंड तोड़ दो। जैसे मान लो लिखा है 15.6, तो इसको लिख सकते हो ना 15 + 0.6, तो इसको क्या हो जाएगा 10⁻15 हो जाएगा, गुणे 0.6 किसका होता है, 0.6 किसका होता है 4 का होता है, log 4 का, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 × 10 = 15। समझ गए ना, सिंपल सी ये मतलब कंसेप्ट होता है इसको सॉल्व करने का, बाकी कुछ है नहीं, एकदम आसान चीज़ होती है। देखो कुछ है नहीं, बस मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक। तो लॉग के सी को लॉग को एंटी लॉग में कन्वर्ट करना मैंने तुम्हें सिखा दिया, उस दिन भी सिखाया था रेडॉक्स में, और यहाँ पे भी सिखा दिया। तो 3.6 हो गया, 3.8 ये नहीं है, ये है 3.10, 3. ये है। देखो कह रहा है कि करंट, देखो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मान लो करंट कितना है, आई दिया है 0.5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 2 घंटा, यानी 2 × 60 मिनट × 60 सेकंड। कह रहा है हाउ मच इलेक्ट्रॉन, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, आई टी, ठीक है, और क्यू इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो एन ई इक्वल टू आई टी कर दो, यही तो नंबर होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता है एन, एन इक्वल टू हो जाएगा आई टी अपॉन ई, आई कितना बताओ तो 0.5 × 2 × 60 × 60 अपॉन ई कितना 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर हो जाएगा 3.10 का आंसर कितना आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻22। समझ गए, तो ये हमारा हो गया Q का वैल्यू, ठीक है। 3.12 कंसिडर द रिएक्शन Cr2O7 2 - 14s+6 इलेक्ट्रॉन, इतना इतना कितना क्वांटिटी चाहिए। देखो Cr2O7 चेक करो, Cr2O7 2 - +6 में है, +6 से जा रहा है किसमें +3 में जा रहा है, यही है ना, तो 1 से चेंज हो रहा है +3 का, तो 2 है ना Cr2, देखो 2 Cr2 है ना, तो 2 से कितने का 6 का होगा, 6 फराडे, 6 फराडे, 6 फराडे। समझ गए ना कैसे हो रहा है, कुछ हमने किया नहीं है, कुछ हमने किया नहीं है, फिर से समझाता हूँ इसको, फिर से समझाता हूँ इसको। देखो Cr2O7 2 - से कहाँ जा रहा है, Cr+3 में जा रहा है, सबको मालूम है। अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम सीधे डायरेक्ट, तुमको एक चीज दिख रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन, कितना ट्रांसफर है, कितना ट्रांसफर है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना फराडे 6 फराडे, तो 6 फराडे मतलब 6 × 96,500। एकदम आसान होता है, कुछ करना ही नहीं होता है, बस देखो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, उतना ही फराडे चार्ज का ही ट्रांसफरिंग होगा। तो ये हमने अपने इन टेक्स्ट के निपटा दिए, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखो पहला देखो सॉरी, कह रहा है ई सेल बताओ, ई सेल बताओ, बताओ बाबू ई सेल इसका क्या होता है, ई नॉट सेल -0.059 अपन एन का वैल्यू कितना होगा, एम डी जार एम डी +2 में, तो 2 का चार्ज हुआ ना, 2 लॉग ऑक्सीडेशन देखो किसका हो रहा है, एम जी से एम डी +2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है 0.13 अपन रिडक्शन किसका हो रहा है, ए जी प्लस का 0.0001। देखो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसको कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्व कर देता हूँ मैं, 13 × 10⁻2 होगा ये, और ये होगा 10⁻³ -3 करेंगे तो 1/1000 होगा ना, 0.001, 10⁻⁻4 होगा, तो ये हो जाएगा 13 × 10⁻2, ठीक है। अब देखो 10⁻2 हो गया, आप कहोगे भैया इसको कैसे करें, तो देखो तुम्हें लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी आनी चाहिए। लॉग 13 आ गया, लॉग 13 को कैसे सॉल्व करोगे, 10 का स्क्वायर है तो कैसे सॉल्व करोगे, मान लो लॉग 13 × 10 का स्क्वायर है, तो इसको लिखोगे क्या, log 13 + log 10 का स्क्वायर, 10 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2 log 10 लिख सकते हो ना। अरे मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ यार, देखो m × n होता है लॉग में, तो लिख सकते हो log m + n, m/n होता है तो लिख सकते हो क्या log m - log n, ठीक है। x से पावर n होता है तो लिख सकते हो क्या n log x, तो वही चीज़ है। तो देखो log 13 + log 10 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो बिल्कुल, तो log 13 + 2 log 10 इसको लिख सकते हो, क्योंकि पावर है, इसको आगे कर दो, log 10 का वैल्यू 1 होता है तो ये 2 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो log 13 का क्या होगा 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, बस सॉल्व करके अपना पुट करके आंसर रख लेना, ये तुम्हारा मिल जाएगा आंसर, जितना भी आंसर होगा देख लेना एक बार,
मैं बोल देता हूँ 3.1 का 3.1 का 3.1, चलो मैं लिखा ही नहीं, बात ही खत्म करूँ। 3 मैंने लिखा नहीं है इसका आंसर, बट चीज़ें तुम्हें मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला कैसे लगेगा, लॉग का वैल्यू कैसे सॉल्व करना है। इतना हार्ड लॉग का वैल्यू नहीं आता। हमारे जो एग्जाम में वैल्यू आएगा वो सिंपल सा आएगा, 0.01 0.01 कट गया, 1 आ गया, लॉग 1 का वैल्यू 0.01 0.1 10 बार में कट गया, 0.1 10 बार में कट गया, तो लॉग 10 का वैल्यू 1। एकदम आसान सा क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, नीट में। अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने तुरंत तुम्हें बोला था, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम का नाम आए पहले ई सेल जीरो कर लो, ठीक है। हाइड्रोजन सेल आए, कंसंट्रेशन सेल आए, वहाँ पे क्या होता है, ई नॉट सेल जीरो होता है, ठीक है। यहाँ पे ई सेल जीरो, ई सेल जीरो हो जाएगा तो ई नॉट सेल क्या होता हो, तो ई नॉट सेल हो जाएगा 0.059 अपन एन लॉग के सी, यही तो हो जाता है। बस सॉल्व कर लो अपना। हमसे पूछा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम सेल कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.059। देखो कॉपर से कॉपर प्लस 2 में तो 2 का चार्ज हुआ, लॉग के सी ई नॉट का वैल्यू दिया 0.46, इसको मल्टीप्लाई कर लो, लॉग के सी कितना हो जाएगा 0.46 इंटू 2 अपान 0.059, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 15.6। लॉग के सी का वैल्यू आ गया 15.6, तो के सी क्या हो जाएगा बाबू 10 पावर 15 इंटू 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 पावर 15। अरे 15.6 का मेरे बाबू अभी बताया हूँ ना, 15.6 का क्या होगा, कैसे निकालोगे। 15 प्लस 0.6 लिख सकते हो, तो 10 पावर 15 गुणे 0.6 इसका होता है 4 का होता है लगभग, तो 4 गुणे 10 पावर 15। कुछ होता नहीं यार, लॉग का एंटी लॉग क्या निकालना होता है, उसको तोड़ दो, जो बड़ा वाला पावर है उसको लिख दो, बस बात खत्म, खत्म हो गया कहानी। इसका देखो 3.4 में देख लो 3.4, देखो 3.4 का भी मैंने आंसर लिखा ही नहीं, बताओ कैसे सॉल्व। चलो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो नहीं आता नहीं है। देखो रेजिस्टेंस कितना दिया है 100 ओम, मोलर कंडक्टेंस कितना दिया, कंसंट्रेशन कितना दिया बताओ, कंसंट्रेशन कितना दिया है, रेजिस्टेंस इतना दिया, कंसंट्रेशन 0.1 मोलर। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल में देखो कह रहा है कंसंट्रेशन अगर 0.02 कर दिया गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 520 ओम। कह रहा है कंडक्टिविटी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बताओ 0. देखो इस वाले का कंडक्टिविटी पूछ रहा है और इसी वाले का मोलर कंडक्टिविटी बताओ। कप्पा इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बताओ तो, कप्पा इंटू 1000 अपन एम होता है, यही होता है ना, कप्पा इंटू 1000 अपन एम। तो हमको सबसे पहले चाहिए होगा कप्पा, तो कप्पा इक्वल टू क्या होता है बताओ। देखो इसका कंडक्टिविटी दिया है 0.1 का, कंडक्टिविटी कितना दिया है 1.29, तो यहीं से पहले कप्पा निकाल देते हैं, इसका निकाल देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कप्पा ना, कप्पा हमारा हो जाएगा 1.29, तो इसका जो लेमडा एम हो जाएगा वो कितना होगा 1.29 इंटू 1000 अपन 0.1। यहाँ से इसका कप्पा ये निकल जाएगा, हमको चाहिए 0.02 का, 0.02 का, तो कप्पा इज इक्वल टू 0.02 का 520 में है। देखो कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपन रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है जी इंटू जी स्टार, ठीक है। तो हमको पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट से कप्पा निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे कप्पा दिया है 1.29, जी इक्वल टू क्या होता है 1 अपन आर इंटू जी स्टार, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जी स्टार कितना हो जाएगा 1.29 इंटू 100 यानी 129, यानी कि सेल कांस्टेंट हो गया 129, यानी सेल कांस्टेंट तो हमेशा सबके लिए सेम होगा 129 हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है कप्पा, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू जी स्टार, बस निकाल दो। जी इक्वल टू क्या 1 अपन आर कितना दिया 520 दिया है, ये तो 129 रहेगा ही, 129 अपन 520, इसको पुट कर देते हैं यहाँ 129 अपन 520 गुड़े 1000 अपन मोलरिटी कितना दूसरे का कंसंट्रेशन 0.02, सॉल्व कर दो, इतना आंसर आ जाएगा, जितना भी आएगा अच्छे कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने इसका आंसर भी नहीं लिख के रखा है तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है। जो पूछा है हमने लगा दिया, कुछ भी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं था, तो हमको निकालना था कप्पा। रिवर्स में चलना स्टार्ट करो ना, जो पूछा है उसको देखो। कप्पा पूछा है, लेमडा में पूछा है, सेकंड वाले का लेमडा में हमने लिखा कप्पा इंटू 1000 अपन एम। अब हमको चाहिए कप्पा, कप्पा मिलेगा कहाँ, कप्पा मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए पहले का डाटा दिया है, तो पहले के डाटा से हमने कप्पा दिया हुआ है, वहाँ से हमने सेल कांस्टेंट निकाला। सेल कांस्टेंट तो सबके लिए बराबर होगा ना,
तो सेल कांस्टेंट निकल गया। तो यहाँ से हमने 1/r करके इंटू सेल कांस्टेंट करके कप्पा निकाल लिया, कप्पा का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर मे भी हो सकता है आ भी जाए यार, घुमा दिया है कई बार क्वेश्चन, मतलब कई जगह से पूछा है। तो क्वेश्चन कर लेना सॉरी 3.4 ये दोनों तो कर लिया था हमने। 3.5 देखो, कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेजिस्टेंस दिया 0.05, डायमीटर कितना दिया है, देखो डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर मतलब होता है कि 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, ठीक है। और एरिया कितना होगा πr², यानी कि 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। कह रहा है रेजिस्टिविटी बता दो, रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। बताओ रेजिस्टेंस दिया है 0.05, रेजिस्टेंस दिया है 0.05 नहीं दिया, वो कंसंट्रेशन है, रेजिस्टेंस कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इज 5.5 इतना हो, यानी कि रेजिस्टेंस दिया कितना 5.55 इंटू 10⁻³ हो, एरिया हो गया 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5, अपन लेंथ कितना दिया है सॉरी 50 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा जो भी सॉरी सॉरी यार, रात में वीडियो शूट किया था, गला बैठ गया थोड़ा। तो ये यहाँ से हमारा रेजिस्टिविटी आ गया। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/, रेजिस्टिविटी निकाल देना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 मोलरिटी। कप्पा यहाँ से मिल गया तुमको, 1000 से मल्टीप्लाई करो, मोलरिटी कितना दिया हुआ यहाँ पे, कंसंट्रेशन कितना है 0.05, पुट करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस अपना फॉर्मूला लगाना, आंसर लाना है। कह रहे हैं बताओ ई नॉट एम, देखो मैंने एक चीज़ तुम्हें बोली थी सुबह ही कई बार, अब इसमें भी कई बार बता चुका हूँ। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा डायरेक्ट जोड़ देंगे, मोलर कंडक्टिविटी पूछेगा डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो CaCl2 है, MgSO4 का पूछ रहा है, तो पहले CaCl2 को देखो, Ca+2 + 2Cl- जोड़ दो। Ca+2 कितना है, Ca+2 कैथोड है ना, कैथोड 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 119 प्लस 2 गुणे Cl- कितना है 76.3, सॉल्व कर लो। 119 प्लस 2 3 6 2 6 12 2 7 14 15, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 271.6। MgSO4 का देखो, Mg+2 होता है, SO4-2 होता है, यही होता है ना। चार्ज को तोड़ना आना चाहिए, चार्ज नहीं तोड़ पाओगे तो गलत कर दोगे। अब ये नहीं कहोगे इसको लिख दिया तुमने Mg+2 और 2SO4-, ये गलत हो गया ना। सल्फेट में -2 का चार्ज होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो देखो ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, बस दोनों को जोड़ दो, कुछ से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो जोड़ दो। Mg+2 कितना होगा 106, सल्फेट का 160, 266, सही है। जो पूछा हमने वो हमने लगा दिया, ठीक है। CaCl2 में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 Cl पे एक चार्ज होता है ना, तो Ca+2 पे 2 चार्ज होगा, तो इसको बैलेंस के लिए 2Cl- लिखना पड़ेगा हमको। और मैंने बोला था अगर ये इक्विवेलेंट पूछता ना, लेमडा EQ पूछता, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करते, बस सिंपल जोड़ देते। कई बार बता चुका हूँ, ध्यान रखना इन चीज़ों को। तो 3.8 देखो, कह रहा कंडक्टिविटी आप इतना सॉल्यूशन दिया है, इतना इतना, देखो यार तुम करो खुद से, होमवर्क है, क्या नहीं दिया है पे बता देता हूँ मैं तुम्हें। देखो कप्पा दे दिया तुमको, मोलरिटी दे दिया तुमको, लेमडा एम पूछा, तो कप्पा इंटू 1000/m, बस बात खत्म। ये देखो रेजिस्टेंस दे दिया कितना 1500 ओम, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, कंसंट्रेशन कितना दिया 0.001, कह रहा है कि सेल कांस्टेंट बता दो, सेल कांस्टेंट बता दो जब कप्पा कितना है 0.001 है, नहीं कप्पा 1.46, कंडक्टिविटी 0.146 इंटू 10⁻⁻3। क्या करना है, कप्पा इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, कप्पा इक्वल टू क्या होता है G इंटू G स्टार, तो यही तो पूछा सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है बताओ, कप्पा अपन G, कप्पा कितना दिया 0.146 इंटू 10⁻³ दिया है, अपन G का वैल्यू क्या होगा बताओ। G हमारा क्या होता है कंडक्टेंस,
तो जी हमारा हो जाएगा 1/r, यानी कि 1/1500। तो 1/1500, 1500 बीच रह जाएगा ऊपर, यहाँ से सॉल्व कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा। कुछ पूछा नहीं है, बस फॉर्मूले पुट करके ही पूछा है। पूरी एनसीईआरटी ही इसी पे खत्म हो जाएगी, और पूरा पीवाईक्यू भी तुम्हारा इसी पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। पीवाईक्यू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। देखो कह रहे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, तो जाएगा Cu+2 में, जाहिर सी बात है, यानी n का वैल्यू 2 तुरंत आ गया ना, कोई दिक्कत। टाइम देखो दिया है 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब कितना हुआ, 10 गुणे 60 सेकेंड, यानी 600 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है कॉपर कितना, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, कॉपर क्या कितना डिपोजिशन होता है फर्स्ट क्लास से, Z/I/T। जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा क्या होता है बताओ, मोलर मास इंटू अपॉन NF इंटू I/T, यही तो होता है। मोलर मास कितना होगा कॉपर का बताओ, तो लगभग 63 होता है। आई कितना है, आई कितना है बताओ, आई कितना है बाबू, 1.5 है। टाइम कितना बाबू, 600। एन का वैल्यू 2 है, ये 96,500। बस आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। अरे फर्स्ट लाख बोलता है ना कि वर्क डन वेट जो होता है डायरेक्टली इक्वल्स टू चार्ज होता है, तो वर्क डन डायरेक्टली इक्वल्स टू IT हो जाएगा। इसको हटाते हैं तो इक्वल टू Z इंटू IT इंटू I इंटू T हो जाता है। जेड हमारा क्या होता है, इक्वलेंट वेट अपन F होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है, मोलर मास अपॉन फैक्टर होता है, तो वही लिख दिया मैंने, मोलर मास अपॉन फैक्टर। सीधे इसी को याद रखो, यही काम आएगा हमारे पास, ठीक है। तो मोलर मास इंटू मोलर मास अपॉन फैक्टर। देखो यार सुबह मैंने सारी चीज़ें बता रखी हैं, ना भरोसा हो फिर दिखा देता हूँ यार। जो लोग पढ़े उनको तो भरोसा होगा ही कि हाँ ऐसा ही मैंने बताया था। देखो Z/I/T, 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 और जेड को मैंने कर दिया इक्विवेलेंट वेट अपन 96,500। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन फैक्टर, तो मोलर मास अपॉन फैक्टर कर दिया। ये वाला बेसिक फॉर्मूला होता है कि M/NF/IT, ये बेसिक सबसे मेन फॉर्मूला होता है, इसी से यूज़ करते हैं हम लोग सारा क्वेश्चन। तो 3.10 का आंसर देख लेते हैं हम लोग। 3.10 का 3.10 का 0.2937 ये हो जाएगा, ठीक है। 3.8 में लगवा दिया, 3.10। यहाँ तो कोई छूटा नहीं ना, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं ना यहाँ पे। चलो यहाँ तक तो सारा लगवा दिया मैंने। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा। ये अभी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू तुमसे करवाऊंगा मैं, तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया पीवाईक्यू लग रहा है। देखो हमसे NaCl NaC HAC का दिया है, कई बार करा चुका हूँ। HAC का पूछ, देखो NaCl को किस में तोड़ोगे, Na प्लस में Cl माइनस में, Cl को H प्लस Cl माइनस में, NaAC को Na प्लस और AC माइनस में। और हमको देखो क्या चाहिए, H प्लस और AC चाहिए, यही चाहिए ना, HAC का मतलब H प्लस AC माइनस। हमको H प्लस चाहिए, AC माइनस चाहिए ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले लो H प्लस, यहाँ से ले लो AC, यानी इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, यानी कि दूसरे और तीसरे को जोड़ दो और पहले को हटा दो। तो देखो 2 + 3 - 1 कर दो, तो 2 + 3 कितना होगा बताओ, 425 प्लस 91 माइनस 126। सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 लिखा नहीं क्या मैंने, 390 इसका आंसर आएगा, 390.5 कूलम स्क्वायर और मोल होता है। समझ गया ना, कुछ करना नहीं है यार। देखो बस तुम्हें जोड़ के लिखना है, जोड़ के बस देखना है किससे आ रहा है। तो तुमको दिख रहा है H प्लस और AC माइनस चाहिए, तो यहाँ से H प्लस मिल रहा है, यहाँ से AC माइनस मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ से NaCl एक्स्ट्रा है तो NaCl को हटा दो यहाँ से, बस बात ही खत्म। देखो एक क्वेश्चन डिसोसिएशन कांस्टेंट का अभी तक नहीं आता, बता देता हूँ। देखो कह रहा है कंडक्टिविटी जो है कितना है, 4.95 × 10⁻⁵ किसका, कंसंट्रेशन कितना है 0.001028 का। तो कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो, EM0 दिया, देखो लेमडा M0 दिया हुआ है 390.5, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ऊपर यही क्वेश्चन था, ये देखो 390.5 390.5, ठीक है चलो। और हमसे कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट बता दो, अल्फा बता दो। तो अल्फा इक्वल टू मालूम है क्या होता है, लेमडा M अपन लेमडा M0। लेमडा M कहाँ से निकले बाबू, यहाँ से निकलेगा, कप्पा इंटू 1000/m से। कप्पा है 4.95 × 10⁻⁵ इंटू 1000 अपन मोलारिटी, मोलारिटी कितना है 0.00102। देखो कितना लंबा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग करने से रहे क्योंकि वहाँ पे आसान चीज़ें आती हैं, तो ये बस बेसिक चीज़ें। तो 3.9, तो कप्पा हो जाएगा 48.15, यहाँ से आ जाएगा 48.15, तो यहाँ पर रख दो कितना 48.15 अपन 390.5। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तुम्हारा कितना
0.1233। और के पूछा मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ही तो पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। यह मतलब अल्फा आ गया ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, के इक्वल टू क्या होता है सी अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा। और ये हमारा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, डीओडी होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा। तो कहोगे भैया सी तो दिया है, अल्फा कैसे निकालें, तो अल्फा निकालोगे यहाँ से लेमडा एम अपन लेमडा एम नॉट से। कहोगे भैया लेमडा एम कहाँ है, तो लेमडा एम निकालोगे यहाँ से जो डाटा दिया है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है, देखो 3 कंसेप्ट 3 फॉर्मूले मिला के एक क्वेश्चन बनाया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कैसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन तुम ले लो होमवर्क के लिए, 3.11 का सेम क्वेश्चन है, उसने भी वही यही चीज़ें पूछी हैं, यही चीज़ें ही उसने पूछी हैं और कुछ नहीं पूछा। 0.00241 मोलार एसिटिक एसिड है, 7.896 है मोलर कंडक्टिविटी, वही चीज़ें वही क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन ही है, बस कैसे करना है मैंने बता दिया। पहले लेमडा एम निकालो यहाँ से फॉर्मूले से, लेमडा एम बाई लेमडा नॉट करो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। एक कांस्टेंट निकालने के लिए सी अल्फा स्क्वायर 1 में अल्फा। मैंने एक चीज़ और तुम्हें बताई थी, कल ही सुबह बताई थी कि अगर अल्फा हमारा लेस देन 5% है तो सीधे सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, तो अल्फा देखो यहाँ पर 0.12 यानी कि लगभग 12% के अराउंड है, तो ये 5% वाला नहीं लगा सकते हो, 1 माइनस अल्फा करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो, ये मैं एनसीईआरटी करा के फिर पीवाईक्यू के लिए सेकंड पार्ट में करेंगे। एनसीईआरटी पहले खत्म कर देता हूँ, 10 मिनट लगे, 5 मिनट और। कह रहा है कितना चार्ज एल्युमिनियम +3 से एयू एल्युमिनियम में जाने में लगेगा, तो बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। Al+3 इलेक्ट्रॉन लिप्स कर रहा है एल्युमिनियम, यानी 3 फराड चार्ज लगेगा। कितना फराड लगेगा बताओ तो, 3 फराड। इसमें कितना लगेगा, 2 फराड, क्योंकि Cu+2 से सॉरी कॉपर में जा रहा है। एन का वैल्यू 2, कोई दिक्कत। तो आंसर मिला देते हैं लोग 3.12 का, हाँ 2 फराड सही है। MnO4 माइनस का चेक कर लेते हैं। MnO4 माइनस जा रहा है Mn+2 में, ये है +7 में, ये है +2 में। कितने का चेंज जा रहा है बाबू, 5 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि 5 फराड होगा। कितना होगा, 5 फराड। कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। 3.13 देखो, ये अच्छी चीज़ है, मैं बता देता हूँ। देखो कह रहा है 20 ग्राम कैल्शियम CaCl2 से बनाने में कितना हमको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो मुझे ये बताओ, कैल्शियम CaCl2 जब बनता है तो Ca जो होता है Ca+2 में होता है, Ca+2 से Cm जाता है। ठीक है, तो तुम्हें दिख रहा होगा n का वैल्यू 2 है, यानी कि n का वैल्यू 2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 2 मोल अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 40 ग्राम हमारा मिलता है। कैल्शियम का मोलर मास कितना है, 40 ही तो है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे यानी 40 ग्राम मिलेगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 2 फराडे। 2 फराडे से मिलेगा 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम से मिल रहा है 2 फराडे। ठीक है, तो 1 ग्राम से मिलेगा 2/40 फराडे, 20 ग्राम से क्या मिलेगा, 2/40 गुणे 20 फराडे, 40/40 1 फराडे, यानी कि 1 फराडे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगेगी। तो 3.13 का 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, यूनिटरी मेथड था, कुछ था नहीं। 2 का ट्रांसफर हुआ ना, देखो कैल्शियम +2 में होता है ना, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 2 होने का मतलब ये हुआ कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको कितना मोलर मास, 40 मिल रहा है ना, कैल्शियम का मोलर मास कितना, 40। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 40 ग्राम मिल रहा है, तो यानी 2 फराडे से 40 ग्राम, यानी 40 ग्राम से 2 फराडे, तो 1 ग्राम से 2/40 फराडे, तो 20 ग्राम से कर लो सॉल्व यूनिटरी मेथड से। 40 ग्राम अब एल्युमिनियम वाला भी दिखा देता हूँ, एल्युमिनियम वाला भी दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर कहोगे ये वाला कौन कराएगा, ये वाला कौन कराएगा, सब खुद ही मैं करा दूँ, खुद ही करा दूँ, तब तुम लोग खुश रहोगे। देखो चलो चलो, आ जाओ, इसको भी ख़त्म करते हैं। देखो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम Al2O3, बताओ यहाँ पे क्या होता है बाबू, 2Al+3 होता है, यहाँ से जाता है एल्युमिनियम बनता है, 3 का चार्ज का 3 का डिफरेंस होता है ना, एल्युमिनियम में 3 का होता है ना हमेशा, ना Al से Al+3 बनता है, तो एल्युमिनियम में 3 का होता है। तो 3 फराडे अगर होंगे तो एल्युमिनियम का मोलर मास कितना है, 27। तो 3 फराडे से कितना बनेगा, 27 ग्राम। 1 फराडे से कितना बनेगा, 27/3 ग्राम, यानी कि 9 ग्राम। तो 40 ग्राम से कितना बनेगा, 40 ग्राम से कितना बनेगा बताओ। अरे ऐसे कर लो ना, यूनिटरी मेथड ये कुछ है नहीं। देखो 27 ग्राम से बन रहा है 3 फराडे, हमको फराडे चाहिए ना, तो इसको उल्टा कर दिया हमने। 1 ग्राम से बनेगा 3/27 फराडे,
40 ग्राम से कितना बनेगा, 3/27 गुणे 40, यानी कि 40/9, 40/9। तो 40/9 कितना हो जाए बताओ, लगभग हो जाएगा 9 चौको 36, 4.44 फराड। समझ गया ना, सिंपल सा फंडा था, कुछ था नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि पानी से जब O2 बनता है तो 2 फराडे का चार्ज होता है, और अब फिर से फिर तो 1 फराडे का चार्ज होता है। देखो पहले तो बता दिया था, क्योंकि यार वो चीज़ें बार बार पूछी जाती है ना, तो जो चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम लोगों को। दिखा देता हूँ तो फिर कहोगे कि कहाँ बताया था, कहाँ बताया था, चिल्लाने लगते हो तुम लोग। ये देखो, ये देखो, पानी से देखो क्या मैंने बोला था, पानी से जब बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पानी से ऑक्सीजन में, N का वैल्यू 2 होता है। अब FeO से Fe2O3 में N का वैल्यू 1 होता है। कल ही मैंने सुबह बता दिया था, क्योंकि वो चीज़ें बार बार पूछी जाती है, रिपीटेटिव मोड पे होती है, इसलिए मैंने बता दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 3.15 सॉल्यूशन दिया है Ni का। तो बताओ Ni+2 में जाता है कि नहीं जाता है, जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, Ni+2 में गया तो क्या हो जाएगा बताओ, N का वैल्यू 2 हो गया। हमसे पूछ रहा है मास, फिर हम निकालेंगे क्या, Z इंटू आई इंटू टी इजकल टू मोलर मास अपन NF इंटू आई इंटू टी, यही होता है ना। मोलर मास कितना होगा बताओ, निकिल का मोलर मास कितना होता है, 58 होता है। कुछ कुछ का याद रखना पड़ेगा ना, मैं 58 होता है। करंट कितना दिया है बताओ, 5 एम्पियर दिया ना, करंट दिया है 5 एम्पियर। टाइम दिया है 20 मिनट, यानी 20 गुणे 60, एन का वैल्यू हो जाएगा 2, और फराडे का 96,500। बस इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 10 से 2 से 2 खत्म, तो 58 इंटू 5 अपन इतना 1.8 हो जाएगा। इतना ग्राम मीटर वो हमारे डिपेस होगा, मतलब डिपॉजिट होगा। 3.16 देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3.16 जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अच्छे समझा देता हूँ, चलो देखो 3.16 कह रहा है 3 इलेक्ट्रोलाइट सेल है, ए है, बी है, सी है, तीनों को हमने जोड़ दिया किसमें, सीरीज में। तो सेकेंड ला लग जाएगा हमारे पास। सेकेंड ला क्या कहता है कि W1/W2 इक्वल टू होगा E1/E2, यही बोलता है ना, या W1:W2:W3 इक्वल टू हो जाता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 इक्विवेलेंट वेट ऑफ 3, यही होता है ना सेकेंड ला। तो देखो क्या दिखा है, क्या हमको निकालना है। देखो कह रहा है कि 1.5 ग्राम हम लोगों ने उसमें, मतलब 1.5 ग्राम सिल्वर का, तो बाबू सिल्वर का वेट दे दिया, तो हम लिख देंगे वेट ऑफ सिल्वर अपॉन, हमको निकालना है कॉपर का ना, पहले कॉपर का निकाल लेते हैं, वाट मास ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वेट कितना डिपॉजिट हुआ है, 1.45 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ कॉपर एक्स मान लो, वही डिपोजिशन पूछना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी कितना होगा बताओ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी कितना होगा, मोलर मास अपन है, तो एजी हमेशा एजी प्लस में जाता है, तो एन का वैल्यू होगा 1, तो मोलर मास का वैल्यू कितना होगा एजी का, 108/1 हो जाएगा, तो 1 रखने दो। कॉपर का देखो, कॉपर जाता है Cu+2 में, यही होता है ना, कॉपर कहाँ जाता है Cu+2 में। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास अपन फैक्टर, मोलर मास 63.5/2, अरे 2 में जा रहा ना, +2 में होता ना, तो 63.5/2 चला जाएगा इधर 2 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1.45 इंटू 63.5/108 इंटू 2। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3.16 का आंसर कितना हो, 0.42 ग्राम, ये आ गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, PYQ में, जेई में भी पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं था, वेट अपन इक्विवेलेंट वेट को बराबर करना था। वेट हमको मालूम होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मालूम है, मोलर मास अपन फैक्टर, उसी को पुट करके हमको अपना आंसर लाना होता है, बाकी कुछ भी नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा जिंक का बता दो, तो जिंक के लिए भी लगा देंगे यार। जिंक के लिए क्या है, जिंक के लिए क्या है, मतलब कहाँ लगाओ बताओ, यहाँ बता देता हूँ। देखो जिंक के लिए क्या बताओ, वेट ऑफ एजी कितना दिया 1.45, इसका एक्स मान लो, तो इक्विवेलेंट वेट इसका 108 हो जाएगा एजी का। और जिंक का कितना बताओ, जिंक का मास कितना होता है, जिंक का जितना भी मास होगा मोलर मास अपान फैक्टर को 2 ही रखना। बस सॉल्व कर लो यहाँ से, मोलर मास जिंक का कितना होता है, जोड़ लेना, 30 वाला 65 वगैरह करीब में आएगा। और ये 2 ऊपर क्योंकि जिंक हमारा Zn+2 में जाता है ना, तो जिंक का +2 होगा। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स निकाल लो,
क्वेश्चन नंबर 3.18, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें फिर से समझा देता हूँ मैं, ये सब कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। देखो तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। पहला देखो AgNO3 है, इलेक्ट्रोड देखो, इलेक्ट्रोड भी Ag का है, तो जब सेम सेम है तो Ag का ही कैथोड बनेगा, ठीक है, और Ag का ही एनोड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यानी Ag का ही डिपोजिशन होगा, कैथोड पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है, तो Ag का डिपोजिशन यहाँ पे हो जाएगा और एनोड का क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखो, पहला हो गया, दूसरा देखो AgNO3 है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो बताओ Ag हमारा डी ब्लॉक का है, तो कैथोड पे Ag बनेगा और NO3 पे क्या बनेगा, बताओ AgNO3 पे क्या बनेगा, नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट पे क्या ऑक्सीजन बनता है ना। अरे यार देख लो यार, फिर से समझा देता हूँ तुम्हें, सुनते तो हो नहीं। देखो Ag+ है, कौन से ग्रुप का है बताओ तो, डी ब्लॉक वाला है, तो Ag पे अगर डी ब्लॉक वाला है तो कैथोड पे क्या बनेगा, मेटल बनेगा। और एनोड हमको चाहिए ना, एनोड है ना, AgNO3 है, तो NO3 पे निगेटिव है ना, तो एनोड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, तो बस वही लिखना है हमको। सब ऑलरेडी बता चुका है और कुछ ऐसा है नहीं जो मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं है। तो AgO2 हो गया। तीसरा देखते हैं H2SO4, तीसरा देखते हैं H2SO4, तो बताओ सल्फेट का एनोड पे क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, H2 कैथोड है तो कैथोड ही बन जाएगा, हाइड्रोजन देख लेना वहाँ पर से। CuCl2 देखो, CuCl2, बताओ ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो कैथोड पे कॉपर बनेगा, Cl2 है तो Cl2 ही रह जाएगा हमारे पास। अरे बाबू देख लो देख लो देख लो देख लो, ये देखो मैंने बोला था जितने भी मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक वाले वो हमारे मेटल पे कैथोड देते हैं, और जितने भी एनोड पे हाइड्रोजन्स होते हैं वो हमारे अपना ही मेटल, अपना ही मतलब मॉलिक्यूल देते हैं, Cl-Cl2 में, Br-Br2 में या I2 में। और सल्फेट नाइट्रेट हमारा ऑक्सीजन देता है एनोड पे, और सल्फेट H2SO4HNO3 है कैथोड पे, तो H2 देगा, हाइड्रोजन पे देगा, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, सारी चीज़ें मैं तुम्हें यहाँ पे बता चुका हूँ, बाकी ये तो मैंने समझाया ही था, देख लेना, ठीक। तो ये हमारा पूरा NCERT, पूरा एग्जाम्पल, पूरा सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास बचे होंगे लगभग 67 हमारे पास PYQ बचे हैं, इनको हम लोग मान के चलो 40 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे अभी सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी उसको भी अपलोड करूंगा, पहले इसको कर दूं, ठीक है। तब तक इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।